देखो बच्चों, एक तो ना हमारा कल जो लेक्चर था ना, उसमें आपको पता होगा कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था भला, रिटेन अर्निंग। यानी एक आसान तरीका जो है हमारे पास अपने कारोबार के लिए एसेट इकट्ठे करने का और बढ़ाने का क्या है कि जो पैसा हमने कमाया है उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने पास रिटेन करके कारोबार में री इन्वेस्ट कर लें। जैसे कल का जो टॉपिक था वो ज्यादातर बेस कर रहा था री इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने इस लेक्चर को नंबर 5 कह दिया है और ये है बेसिकली, नहीं इसको 6 कह दिया, मैं इसको 6A कर देता हूं, ठीक है। तो इक्विटी एंड शेयर्स की बात है। आज हम बात करें इशूइंग शेयर्स, शेयर्स को इशू करना। बेसिकली टॉपिक क्या है, शेयर्स को इशू करना। देखिए बात यह है कि जब आप बात करते हैं इशूइंग शेयर्स की, इशूइंग शेयर्स, शेयर्स इशू करना फॉर कैश, तो पहले हम बात करें किसी कॉमन स्टॉक की। पहले किसी बात करें, ये कॉमन स्टॉक वो स्टॉक होता है जिस पर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। यानी प्रॉफिट का मतलब ये है कि डिविडेंड मिलेगा और लॉस का मतलब ये कि डिविडेंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और शेयर्स की वैल्यू डिक्लाइन करेगी। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट का मतलब डिविडेंड मिलना, लॉस का मतलब डिविडेंड कैंसिल होना और डिवैल्यू होना शेयर्स का, क्योंकि आपने जो रिस्क लिया है वो सिर्फ कहां तक लिया है, इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि याद ये रखना चाहिए कि ये जो शेयर्स के जरिए पैसा इकट्ठे करने की सहूलत है, ये जो शेयर्स के जरिए पैसा जो है वो हासिल करने की जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी जो है ये हर एक को हासिल है। दिस फैसिलिटी इज फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ये फैसिलिटी सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के पास है और किसी के पास नहीं है। दिस फैसिलिटी इज फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं उनको सहूलत ये दी गई है कि दे कैन सेल या सेल देयर शेयर्स इन मार्केट। वो एक लंबी बहस है कि मार्केट में दो तरीके हैं। बास कंपनियां जो हैं वो जब शेयर्स इशू करती हैं तो वाया बैंक भी इशू कर देती हैं, बैंकों में वो इश्तहार दे देते हैं और बैंकों के जरिए उनके बैंक होल्डर्स को ऑफर लेटर दे देते हैं, अकाउंट होल्डर्स को वहां भेज देते हैं। और बास कंपनियां सीधी जाती हैं कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां पे जाकर डील होती है। और आप जानते हैं रीसेल तो बहरहाल आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाकर करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। रीसेल तो जाहिर आप स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे और आपने काम करेंगे। अच्छा बच्चों, अब सवाल ये है कि व्हाट आर द, तो ये सहूलत किसके लिए, सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए। हाँ, अलबत्ता ये है, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं अगर वो भी क्या करें, बताओगे तो। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। मैं तो चाय पी रहा था, गपशप कर ली। अच्छा बच्चों, ये देखिए यहां तक फैसिलिटी क्लियर होगी आपको बात की। ये फैसिलिटी सिर्फ किसके पास है, पब्लिक में। हाँ, प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो वो एक टर्म थी, आपको याद है कल यूज की थी आपने, प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो वो इनिशियल ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए वो भी इस मैदान में उतर सकती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए वो भी इस मैदान में आ सकते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब मसला ये है कि मेथड ऑफ इशूइंग शेयर्स कौन कौन से हैं? मेथड ऑफ इशूइंग शेयर्स, शेयर्स के इशू करने के तरीके कौन कौन से?
देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर तो प्राइवेट कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़े तो प्राइवेट कंपनी को जाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड को जाना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड की तरफ। प्राइवेट कंपनी को जाना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड की तरफ, जिसका इत्तेफाक से ऊपर जिक्र मैं कर चुका हूं। और उसे क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, आप इसे कहेंगे ये न्यू पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कौन सी? न्यू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और इसी को आपने अभी क्या कहा था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देनी पड़ेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आगे न्यू शेयर्स फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, न्यू शेयर फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, यानी मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू करूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं जमशेद, नजीर और बशीर को दूंगा। बस क्या करूंगा, अपनी, ये तो है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई तो उसने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे दी, जिसको आपने आईपीओ कहा है, और ये न्यू पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। लेकिन एक कंपनी पहले से काम कर रही है, ठीक है, वो कहती है मैंने अपने शेयर सिर्फ जमशेद, बशीर और नजीर को ही देने, और किसी को नहीं देने। ऐसा भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि आप कहें कि उसी को ही शेयर देंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम इसको नाम देंगे प्लेसिंग। क्या नाम देंगे? प्लेसिंग। को शेयर प्लेस कर रहे हैं खास जगह पे, पूरी पब्लिक में प्लेस नहीं कर रहे, खास जगह पे प्लेस कर रहे हैं, इससे इसे क्या कहेंगे? प्लेसिंग, ठीक है। और हम इसे एक और नाम भी दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेसिंग ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसिंग ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स प्राइवेटली कुछ लोगों को दिए गए हैं, तमाम लोगों को नहीं दिए गए। प्राइवेट लोगों को दिए गए, तमाम लोगों को नहीं दिए गए। अच्छा बच्चों, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इशूइंग न्यू शेयर। ये असल में आपके इंटरेस्ट का एरिया है, मेरे ख्याल में ये आपके इंटरेस्ट का एरिया, ये आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देखना चाहते हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो पहले से शेयर होल्डर है, उनको तुम और शेयर दे रहे हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर दे रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? राइट इश्यूड, यानी आपने हक दिया है। हक दिया मतलब ये आमतौर पर होता है ना कि डिविडेंड दो तरीकों से दिया जाता है। एक कैसे? नेट कैश में पे करके डिविडेंड, और दूसरा तरीका क्या है कि शेयर्स में। अच्छा, अगर आपने शेयर्स में दिया था, एक्चुअली तो आपने शेयर्स बेचे, बजाय बाहर बेचने के अपने ही शेयर होल्डर को उनके पैसे रख के शेयर दे दिए, ठीक है। अदर वे आपने शेयर ही बेचे ना, लेकिन राइट सिर्फ महदूद रखा उन्हीं शेयर होल्डर तक, उसी रेशियो के साथ, ताकि ओनरशिप स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए। और बच्चों, एक और तरीका है जो मेजर तरीका है, उसको मैं यहां लिख देता हूं, और वो है पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? शेयर को लाके स्टॉक एक्सचेंज में दे दिया गया। तो चार तरीके हो गए ना, कौन कौन से? प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड, तो आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे दी। दूसरा तरीका क्या है? शेयर्स अपने चंद एक लोगों तक महदूद कर दिए, इसको कहा प्लेसिंग, ठीक है, ये प्राइवेट प्लेसिंग। और एक क्या? इशूइंग शेयर टू न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नए शेयर एग्जिस्टिंग को शेयर कर दिए, और अगर पब्लिक को दे दिए तो वो पब्लिक ऑफरिंग बन जाएगी। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम।
अब आप कहेंगे सर इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज, मैं एक बार सारा समझा लूं फिर जल्दी से पढ़ दूंगा आपको लिटरेचर। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस किसके? कॉमन शेयर की बात हो रही है आज। किसकी बात हो रही है? कॉमन शेयर की बात हो रही है आज। अच्छा, तो कॉमन शेयर की बात हो रही है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम शेयर इश्यू करते हैं ना तो हमें किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। नो इंटरेस्ट टू पे, हमें कोई सूद अदा नहीं करना किसी किस्म का, ठीक है। और ना ही हमें कोई फिक्स्ड पेमेंट अदा करनी है, क्योंकि बाज शेयर होते हैं प्रेफर्ड शेयर, उसमें क्या देनी पड़ती है? फिक्स पेमेंट। तो इसमें फिक्स पेमेंट भी नहीं देनी, इसमें हमने कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, दोनों काम नहीं। अच्छा, इसमें ना किसी हद तक अप टू अ लिमिट फ्रीडम ऑफ यूज है, यानी आप जहां चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि लोन के केस में हमेशा लोन का पर्पस जो होता है उसी पर खर्च करना पड़ता है। हाँ, आप पर्पस थोड़ा वाइडर लिख के थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन आपको पर्पस पर ही काम करना है। कि अगर आपने लिया अपनी सीमेंट फैक्ट्री के लिए, सीमेंट यूनिट के लिए, तो आप वो पैसा अपने स्टील यूनिट में नहीं लगा सकते। हाँ, सीमेंट में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि प्लांट ले लें या मटेरियल ले, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है कि आपको इसके अंदर अंदर काम करना पड़ेगा। लेकिन शेयर में फ्लेक्सिबिलिटी है, उसने यही आपको कारोबार के लिए। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब इसके अंदर यह है कि अगर मार्केट को हम पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, क्या करते हैं? पब्लिक ऑफरिंग करते हैं। हम शेयर को अवाम के सामने लाकर रख देते हैं और अवाम उसे हाथों हाथ बाय कर लेती है, खरीद लेती है। हमने शेयर ऑफर किया और अवाम ने खरीद दिया। ये चीज दूसरों को जाहिर करेगी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड इमेज। इससे पता लगता है कि आपकी कंपनी का इमेज और लीडरशिप कितनी अच्छी है कि आपने शेयर्स अनाउंस किए और लोगों ने हाथों हाथ ले लिए। क्या हाल है बच्चों? इज इट सो और नॉट? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक बात और भी है, ये जो फंड्स इकट्ठे होंगे ना आपको मिलेंगे किससे? शेयर से। फंड्स इकट्ठे होंगे किससे? शेयर से। वो आपको बचा लेंगे, सेव कर लेंगे फ्रॉम डिफॉल्ट। आपको डिफॉल्ट करने से बचा सकते हैं, चाहे टाइम लगता है, लेकिन जब आप पास आएंगे तो आप उस खतरे से बच जाएंगे जो आपको यकीनन शॉर्टफॉल तो शेयर इश्यू की है ना, तो डिफॉल्ट से आप क्या होगा? बचेंगे। लेकिन एक और एडवांटेज है, अगर कंपनी जो है, इफ कंपनी नॉट पे डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं कर पाई, जी बच्चों, क्या नहीं पे कर पाई? डिविडेंड। तो क्या शेयर होल्डर केस करके इसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देंगे? नो, शेयर होल्डर्स नेवर डिक्लेयर इट, शेयर होल्डर्स नेवर डिक्लेयर इट बैंकरप्ट। ये कभी भी इसे बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक हो गई बात? हाँ, अगर लोन लिया होता और आप उसकी इंस्टॉलमेंट ना देते तो फिर क्या होता? क्या हाल? लेकिन अगर यही शेयर्स जो है, शेयर्स ये खरीद ले कौन? ये शेयर बाय कर ले एम्प्लॉइज, तो नतीजा पता है क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एम्प्लॉय के गोल्स में एक कॉन्ग्रुएंस पैदा हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस समझते हैं? ये गानगत, क्या ये गानगत। अब क्या क्या एडवांटेज पड़े? ये मनी जो आपने लिया है शेयर्स को बेच के, इस पे कोई सूद अदा नहीं करना, ना कोई फिक्स रकम आपने। क्लियर जी?
ये जो पैसा आपको मिला है इसने आपको फ्रीडम दिया है कि आप इसे बिजनेस के हवाले से यूज कर सकते हैं जिस जगह चाहें। लेकिन अगर ये लोन होता तो ये पर्पस के अलावा दूसरी चीज पर खर्च एथिकली भी नहीं हो सकता, रेगुलेशन है बेस भी नहीं हो सकता। पब्लिक ऑफरिंग होती है और शेयर खरीद लिए जाते हैं। इसका मतलब है लोगों को आपकी लीडरशिप और इमेज पे एतबार, ये टेस्ट भी है। फंड्स जो मिलेंगे वो आपको बचा लेंगे क्या होने से, डिफॉल्ट या बैंकरप्ट होने से बचा लेंगे। इस कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती, शेयर होल्डर कभी भी आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आप बैंकरप्ट हैं, लेकिन बैंक कर सकता। किस्त ना दी ना, इंस्टॉलमेंट ना दी। शेयर्स खरीदे अगर एम्प्लॉइज तो उनके मफादात और हमारे मफादात में एक यगानत आ सकती है, सिमिलर हो सकती। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब मसला ये है कि शेयर्स जब भी बेचे जाएंगे, अब इस ड्रॉबैक की तरफ आ गया हूं। शेयर्स जब भी आप सेल करोगे, शेयर के सेल करने पे के बाद जो भी ग्रोथ होगी उसके फ्रूट्स सिर्फ अकेले नहीं खा सकोगे, उसके फ्रूट्स अकेले नहीं खा सकोगे, वो फ्रूट्स तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। क्या मतलब बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद का जो फ्रूट है, इसके बाद का जो मुनाफा है इस दरख्त का, वो तकसीम होगा, नए शेयर होल्डर भी उसमें से हिस्सादार बनेंगे। ठीक है? अच्छा, और ये मैं एक हमेशा बात कहता हूं, ओनरशिप स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आपकी किताब में हर दफा ये लिखा हुआ है कि ओनरशिप स्ट्रक्चर नहीं लिखते, वो कहता है ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? शाबाश, ओनरशिप डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? फर्दर तकसीम हो जाएगी। और वह याद है मैंने कहा था किसी के पास 49% शेयर है इत्तेफाक से कंपनी के, एक ग्रुप के पास, और वो सिर्फ 1% शेयर और चाहता है, तो वो मैक्सिमम बाइंग करके जाके मार्केट से मेक द डिफरेंस इन द मैनेजमेंट। क्या हाल है? इसको कहते हैं डाइल्यूट हो जाएगी। क्या हाल है बच्चों? स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है जी? अच्छा, अब यह है कि जो नए शेयर होल्डर आएंगे, न्यू शेयर होल्डर्स, कोई भी काम करना है तो शेयर होल्डर्स की तादाद के बढ़ने का मतलब यह है कि कॉन्सेंट लेना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1000 लोगों से बात मनवाना मुश्किल है, तो 2000 से मनवाना तो उससे भी मुश्किल। 1000 लोगों की राय को पूल करना, 1000 लोगों की ओपिनियन सुनना अगर मुश्किल है, तो 2000 लोगों की ओपिनियन सुनना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या हाल? तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना? लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इससे डिसीजन स्लो हो जाने, फैसले क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको मशवरा तो लेना पड़ेगा, एजीएम तो हेल्ड करवाने पड़ेंगे ज्यादा, और एजीएम में ज्यादा लोगों को बुलाना पड़ेगा। फैसले तेज नहीं होंगे, स्लो होंगे। जो एजीएम आधे घंटे, पौने घंटे, 2 घंटे खत्म होती है, वो किसी वक्त 8-8 घंटे भी चल सकती है। अच्छा बच्चों, और 8 घंटे का मतलब 3 खाने भी देने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या जी? कंपनी जब ये शेयर इशू करती है तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये इशू करने के बाद आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्या? लॉज एंड रेगुलेशंस। लॉ एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या है? लॉ एंड रेगुलेशंस का मतलब यहां पता क्या है? यहां पे लॉज एंड रेगुलेशंस का मतलब यह है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बकायदा बनानी पड़ेंगी, फॉर्मली प्रिंट करवानी पड़ेंगी, उनका सिस्टम का ऑडिट कराना पड़ेगा, उनको ट्रू एंड फेयर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि ये सच बोल रही है, सिस्टम सही है, झूठ नहीं बोलते। किससे? ऑडिटर से। किससे जाके? ऑडिटर से। और फिर उसके साथ साथ गवर्नेंस के प्रिंसिपल के ऊपर अमल करना पड़ेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तादाद के मुताबिक लाने पड़ेंगे। क्या हाल है? इंटरनल कंट्रोल अच्छे करने पड़ेंगे, जो क्योंकि पैसा शेयर होल्डर्स का है। हर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी और उसको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर, मेजोरिटी शेयर होल्डर चाहे तो आगे देख सकते हैं।
अब ये सारे काम रिस्क एनालिसिस के लिए बंदे नहीं हायर करने पड़ेंगे कि मैं ये नई शिप लॉन्च करूं, जरा रिस्क एनालिसिस कर दे, मुफ्त कर देगा वो। ऑडिट करना है तो क्या मुफ्त कर देगा वो? टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। अच्छा जी, इंटरनल कंट्रोल लगाने तो कैमरे भी लगाने हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लाने हैं, प्रोसीजर भी बनाने हैं, इसमें भी पैसा लगेगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये कॉस्टली है, सस्ता नहीं है, ये कॉस्टली है, ये स्लो है, इतना फास्ट काम नहीं है, कॉस्टली है, स्लो है, और एक लेंथी प्रोसेस है। क्या है? लेंथी प्रोसेस। ठीक हो गया बच्चों? इसके बाद अगर कोई कंपनी प्राइवेट थी तो पब्लिक हो रही है, तो प्राइवेट से पब्लिक में जाते हुए उसे तमाम तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ेगी, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ेगी, जो पहले वो कॉम्पिटिटर को नहीं देते थे, आम लोगों से छुपा के रखते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रिंट करनी पड़ेगी और उस पर भी तो खर्चा आएगा। ठीक है जी? तो इसके ड्रॉबैक है। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? शेयर सेल करने से आइंदा आने वाला मुनाफा तकसीम होगा, ओनरशिप डाइल्यूट होगी, नए मालिकान पैदा हो जाएंगे, मालिकान की तादाद बढ़ने से कॉन्सेंट या ओपिनियन लेनी जरा मुश्किल हो जाएगी, और कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकॉर्डिंगली रखने पड़ेंगे, रिस्क कमेटी बनानी पड़ेगी, इंटरनल कंट्रोल कमेटी बनानी पड़ेगी, ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, और उन सब के खर्चे होंगे। और ये तीनों के अंदर अपने डायरेक्टर नहीं काम कर सकते, बाहर से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिठाने पड़ेंगे, ये सब खर्चे का काम। और उसके बाद कॉस्टली एंड स्लो एंड लेंथी प्रोसेस है, और प्राइवेट से पब्लिक जाते हुए सारी मालूमात आवाम तक पहुंचाना जरूरी। क्लियर बच्चों? जी, टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज आता है, क्योंकि आप इसके अंदर जो रेगुलेशन ला है उसके अंदर टैक्स ला भी डाल दीजिए, क्योंकि पहले अगर आप प्राइवेट कंपनी थे तो वो टैक्स का वो स्ट्रक्चर नहीं था, और अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस रन कर रहे थे वो नहीं था। पब्लिक लिमिटेड बनने के बाद तो आपको टैक्स डबल देना है, अपने मुनाफे में भी देना है, डिविडेंड पे भी देना है। ये चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। अच्छा बच्चों, तो प्रॉब्लम जी, चलिए अब किताब में कैसे लिखा है। मैंने आज तस्वीर वो ली जो बिल्कुल आपकी शक्ल से मिलती जुलती है, जैसे पेपर आ रहे हैं आपकी तस्वीर ऐसी होती जा रही है। मैं पढ़ाता हूं ना जी आपको, आप कैसे पढ़ लेंगे? आप पढ़ने वाले होते तो और क्या चाहिए था। अच्छा, कंपनीज कैन रेज इक्विटी एंड कैपिटल एक्सटर्नली बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, बट अपॉर्चुनिटी टू डू इज किसके पास है? रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर प्राइवेट कंपनीज देन फॉर, यानी पब्लिक कंपनीज के लिए है, प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है। फिक्रे का ये मतलब। और अगर प्राइवेट कंपनीज करना चाहती है तो क्या करें? प्रोसीजर फॉलो करें और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे दें। ठीक हो गई बात? फिक्रे का मतलब ये। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इज दैट शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिक सकते, ये सहूलत उसके पास है ही नहीं। मैंने इस तरह कहा, अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ द ओनरशिप मेजर्ड बाय द शेयर प्राइस वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्या होगी शाबाश, कि इसकी जो वर्थ है वो मैयर होगी किससे? कि कितने का शेयर है, कितने का था, कितने का हो गया है। अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी, डिविडेंड भी मिलेगा, शेयर भी महंगा होगा, और अगर कंपनी नुकसान में होगी तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगी, शेयर भी सस्ता होगा, उसकी वर्थ का अंदाजा यहां से हो जाएगा। प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट ऑफर शेयर्स फॉर द सेल, जर्नल इन्वेस्टिंग पब्लिक नहीं दे सकते वो। हाँ, प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट ट्रेड देयर शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, दे कैन सेल शेयर्स टू प्राइवेटली टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। यूजुअली डिफिकल्ट टू फाइंड इन्वेस्टर्स, उनके लिए फिर इन्वेस्टर फाइंड आउट करने मुश्किल है। कहां? एक तरह से मस्जिद में ऐलान हो जाएगा कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज मस्जिद समझ लें, ऐलान हो जाएगा कि मोहम्मद बशीर की कंपनी में पैसों की कुछ जरूरत है, तो कौन से लोग जो है तिजारत करना चाहते हैं और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और कहां पे? मोहम्मद बशीर बेचारे को खुद जाके बंदा ढूंढना पड़ेगा, तो मुश्किल है बात।
मस्जिद में ऐलान होता है, जैसे आपके बच्चे अक्सर गाँव में घूम जाते हैं तो मस्जिद में ऐलान हो जाता है, फौरन लोग पहुंच जाते हैं। अगर एक एक घर में जाकर बताना पड़े तो बड़ा मुश्किल है बच्चे का घर ढूंढना, नहीं बच्चों, है कि नहीं? जस्ट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनीज, तो प्राइवेट कंपनी बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। एग्जिस्टिंग ओनर कंपनी माइट नॉट हैव एनफ पर्सनल कैपिटल, तो उसके पास हो सकता है इतना कैपिटल ना हो, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स आर देयर फॉर लिमिटेड सोर्स ऑफ न्यू कैपिटल, लिमिटेड सोर्स ऑफ न्यू कैपिटल होगा। अच्छा, पब्लिक कंपनी मे ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक एंड मेनी पब्लिक कंपनीज अरेंज देयर शेयर्स टू ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज and stock market can be used both for a market issuing the new share for cash and also secondary market where investors can buy and sell the existing shares। आपको याद है मैंने जिक्र किया था कि बाज कंपनियां बैंक में अकाउंट होल्डर्स को ऑफर कर देती हैं लेटर लिख के, और बाज कंपनियां क्या करती हैं, शाबाश, स्टॉक एक्सचेंज मिल जाती। अच्छा बच्चों, तो अब शेयर्स किस तरह हो सकता है, एक तो है न्यू शेयर्स फॉर परचेजिंग जर्नल इन्वेस्टिंग के पब्लिक, दिस इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी प्राइवेट कंपनी थी अब शेयर्स लोगों को बेचने लगी। दूसरा क्या बच्चों, इश्यू न्यू शेयर्स टू रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर, इसका नाम क्या बताया था, प्लेसिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। और आखिरी क्या, इशूइंग न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इसका नाम क्या बताया था, राइट्स इशू। ये बड़े जरूरी है, ये एमसीक्यूज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये पक्के एमसीक्यूज बता रहा हूं कि ये एमसीक्यूज में आएंगे। अच्छा बच्चों, अब आगे बात इस चीज के ऊपर कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेज क्या बताया था, ना तो कोई कमिटमेंट है कि कोई इंस्टॉलमेंट देनी है और ना ही कमिटमेंट है कि कोई सूद अदा करना है, तो देयर इज इंटरेस्ट भी पे नहीं करना, ना इंटरेस्ट पे करना है और ना फिक्स पेमेंट देनी है। कंपनी कैन यूज फंड जहां वो चाहे इन द मैनर दे लाइक, जबकि अगर वो लोन लेते तो क्या होना था, पर्पस लिख के आना था, फिर उसी पर्पस के लिए लोन यूज होना था। अच्छा, इन्वेस्टर फाइंड कंपनीज फाइनेंस थ्रू शेयर मोर अट्रैक्टिव, अगर आपने शेयर ऑफर किया और लोगों ने खरीद लिया हाथों हाथ, उनको अट्रैक्टिव लगा, तो इसका मतलब पता क्या होगा, ये सिग्नल होगा किस चीज का, कि आपकी स्ट्रेटेजीज बड़ी अच्छी हैं, आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है और आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है। और उसके बाद क्या है, इवन फॉर लेंडर हायर शेयर कैपिटल कंसीडर बफर टू मिटिगेट डिफॉल्ट रिस्क, कि जब तुम्हारे पास ज्यादा एसेट आएंगे डिफॉल्ट रिस्क उतना कम हो जाएगा ना तुम्हारा। और फिर शेयर कैन नॉट फोर्स कंपनी इनटू बैंकरप्सी, शेयर होल्डर कभी भी ये नहीं कर सकता कि बैंकरप्सी में आपको डाल दे, क्योंकि शेयर होल्डर ये गलती उस वजह से बाहर नहीं है, ठीक है। और यहां पे क्या, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉइज, अगर हम एम्प्लॉइज को शेयर इशू कर दें तो क्या होगा बच्चों, उनके और हमारे मफादात, ये क्या लफ्ज लिखा है, अलाइन हो जाएंगे। मैंने कॉन्ग्रुएंस का लफ्ज यूज किया, याद है आपको। अच्छा बच्चों, अब क्या आगे इसके, देखिए बड़ा फर्क होता है ना अल्फाज में। आप कहते हैं हम पढ़ लेंगे, जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि मैंने अल्फाज और यूज किया, उन्होंने और किए होते हैं। इसी तरह पढ़ लेना चाहिए, किताब अपनी अपनी लगेगी घर जा। अच्छा बच्चों, अब आगे डिसएडवांटेजेस, कहता है कंपनीज ओनरशिप क्या हो सकती है, डाइल्यूट हो सकती है, और फ्यूचर ग्रोथ में जितना मुनाफा आएगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा, तकसीम होगा। अच्छा, कंपनीज कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है, स्ट्रक्चर बदल सकता है, और मेजोरिटी शेयर किसी और के पास जा सकते हैं। कौन सी वाली मिसाल, 49% शेयर थे, 1% खरीद लिए, कंट्रोल हमारे पास आ गया। अच्छा बच्चों, द कंपनी विल रिक्वायर टू मेक कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉस, प्लेस अदरवाइज इट मे फेस ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस, कि जब भी कंपनी जो है रिक्वायर्ड कंप्लायंस करेगी और अगर उन्होंने शेयर बेचे हैं तो उन्हें रेगुलेशन और लॉस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ऑडिट ना करवाया, अगर उन्होंने गवर्नेंस को प्रॉपर फॉलो ना किया, रिस्क एनालिसिस प्रॉपर ना किया, तो क्या होगा, शतूत की सोटी पे उसाका की टेप चढ़ा के तोड़नी पड़ेगी।
यानी फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, सख्त नताइज हो सकते हैं इसके। अच्छा बच्चों, सेलिंग शेयर इज अ लेंथी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इसकी बहुत सारी कॉस्ट कौन है, अनसर्टेनिटीज कॉस्ट आ जाती है। और पब्लिक कंपनीज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जब आप बेचते हैं शेयर तो आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और अगर वो प्राइवेट से पब्लिक हो रहे हैं तो पहले तो पब्लिक के पास ये मालूमात ही नहीं थी जो आपको देनी पड़ेगी। हो सकता है कि फार्मूला भी शेयर करना पड़ेगा, इस फार्मूले के ऊपर काम करके हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे जो किसी दूसरे ने बताया, तो मार्केट को तो पता लग गया ना क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कौन सा एसी बना रहे हो कि हम तो एक तो इन्वर्टर बनाएंगे, दूसरा इसमें हम जो है गोल्ड फॉयल यूज करेंगे, तो पता तो लग गया ना लोगों। तो यू मेड द थिंग ओपन विच आर योर सीक्रेट्स। अच्छा बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई।